नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। और आज से हम भूगोल यानी कि ज्योग्राफी पे कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पूरा कवर करेगा छठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक। और इसका जो आधार है वो NCERT है। और ये जो कंटेंट है ये आपके आने वाले जो भी लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो छठी क्लास के चैप्टर 1 से सौर मंडल में पृथ्वी से हम स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मूव करते हैं हम अपने कंटेंट की ओर। सौर मंडल में पृथ्वी। तो सौर मंडल में पृथ्वी में अगर देखें तो कुछ पॉइंट्स हैं कि जो हमें देखने को यहाँ पे मिलेंगे, वो पहले से ही मैंने कलेक्ट कर रखा है एक जगह पे। तो जैसे खगोलीय पिंड है, तो खगोलीय पिंड होते क्या है, इनको पहचाना कैसे जाता है, नक्षत्र मंडल क्या होते हैं, कौन से नक्षत्र मंडल है, सप्तऋषि मंडल हमने सुन रखा है, नक्षत्र मंडल तो वो किसी का पार्ट है या फिर अपने आप में वो अलग है, ये ऐसे कई क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ग्रह क्या होते हैं, सौर परिवार और उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सौर परिवार का मतलब क्या है कि उसमें कई ग्रह हैं, तो ग्रहों का अपने सूर्य के प्रति परिक्रमा करने से, तो उनमें जो है एक परिक्रमा कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, और अपने जो धुरी पर अगर वो अपने एक्सिस पर ही अगर रोटेट कर रहे हैं ना, घूर्णन कर रहे हैं, तो कितना समय लगाते हैं। तो ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर सौर मंडल के ऊपर बात करेंगे, पृथ्वी, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह है ना, इसकी बात करेंगे, क्षुद्र ग्रह की पोजीशन कहाँ पर है, ठीक, उल्का पिंड क्या होते हैं, आकाश गंगा क्या है, ब्रह्मांड क्या है। तो ये सारे टॉपिक आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला पॉइंट, खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड क्या होते हैं कि वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड बोलते हैं। तो जैसे देखें तो क्या है, जैसे सूर्य हो गया है ना, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, और जो रात में हमें टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं, तो ये सारे क्या हो गए, हमारे खगोलीय पिंड हो गए, ठीक है। तो चंद्रमा का देखें तो क्या है कि चंद्रमा में दो कंडीशन दिखाई देती हैं, एक होता है पूर्ण चंद्रमा और एक होता है नया चंद्रमा, ठीक है। बाकी डिटेल में हम चंद्रमा के ऊपर अभी बात करेंगे। तो पूर्ण चंद्रमा को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्णिमा, ठीक। और नया चंद्रमा को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अमावस्या, जिसको अमावस्या बोला जाता है, ठीक है। तो कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं कि जिनका आकार बहुत बड़ा है ना, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं कि जिनका आकार बड़ा है, ठीक। बड़ा होने के साथ साथ क्या है कि वो गर्म भी है, ये गर्म भी हैं, ये गैसों के बने होते हैं, और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। अब उसी के आधार पर क्या है कि ये ऊष्मा और प्रकाश का है ना उत्सर्जन भी करते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं, ठीक। तो ऐसे जो खगोलीय पिंड होते हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको हम बोलते हैं तारा, ठीक, इनको बोलते हैं क्या, हम तारा। तो जैसे सूर्य देखें तो सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, ठीक है। तो सूर्य क्या है, एक तारा है। इसके बाद हम देखते हैं नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल क्या होते हैं कि तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां, है ना, विभिन्न आकृतियां, यही क्या कहलाती हैं, नक्षत्र मंडल कहलाती हैं, ठीक है। तो नक्षत्र मंडल को परिभाषित करें तो क्या होगा, ठीक, तो तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति नक्षत्र मंडल कहलाती है। अब इसमें देखें तो अर्शमेयर, है ना, अर्शमेयर या फिर बिग बियर, है ना, ये नक्षत्र मंडल है, और इनको जो है बहुत आसानी से, है ना, नक्षत्र मंडल को बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे सप्तऋषि है, सप्तऋषि जो मंडल है इसमें क्या है कि 7 तारों का यह समूह है, ये 7 तारों का समूह है, और ये जो है अर्शमेयर का ही एक भाग है,
ठीक है ना, ये अर्शमेयर का ही एक भाग है। तो क्या है कि एंशियंट टाइम पे क्या था कि लोगों को दिशा निर्धारण के लिए जो है ये तारों की सहायता लिया करते थे। तो उत्तरी तारा क्या था, ये उत्तरी दिशा को बताता था, जिसे हम क्या बोलते थे, ध्रुव तारा। तो जो ध्रुव तारा है ये हमेशा उत्तर दिशा इंडिकेट करता है। तो अब होता क्या है कि उत्तर दिशा का भी हम पहचान कैसे करें, है ना। तो ध्रुव तारा को खोजना पड़ेगा। तो ध्रुव तारा को कैसे खोजा जा सकता है, तो ध्रुव तारा को पहचानने के लिए स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे मैंने सप्तऋषि मंडल बनाया है। तो इसमें जो है 5 जो तारे हैं इसको येलो कलर से दिखाया है, और 2 तारे जो है इसको हमने जो है रेड कलर से दिखाया, और एक तारा जो है हमने ग्रीन कलर से दिखाया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो आइज है, यानी कि यहाँ पे अगर खड़े होकर के हम ये जो रेड कलर के तारे हैं, इससे अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करें तो वो दूर जाकर के जिस तारे को वही तारा क्या कहलाएगा, ये ध्रुव तारा कहलाएगा। और जिन तारों को कट करके ये निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे संकेतक तारा। और देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उत्तर दिशा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार प्राचीन समय में लोग दिशा निर्धारण किया करते थे। तो नक्षत्र मंडल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं हम ग्रहों के बारे में। तो ग्रह क्या है, ग्रह भी क्या है कि एक तरीके के खगोलीय पिंड ही है। ये क्या है, खगोलीय पिंड है, लेकिन ये ऐसे खगोलीय पिंड हैं कि जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, और ये दूसरों के प्रकाश से, यानी कि जो दूसरे खगोलीय पिंड हैं उनके प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं, है ना। जैसे तारे हो गए, तो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना ऊष्मा ना हो, अपना प्रकाश ना हो, और वो दूसरे खगोलीय पिंड जैसे तारों के प्रकाश से वो प्रकाशित होते हो, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये इसकी डेफिनेशन भी है, ये इसकी परिभाषा है। ग्रह को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। अब ये जो प्लैनेट वर्ड है, ये जो शब्द है, ये कहां से आया है, ये ग्रीक भाषा प्लेनेटाई शब्द से बना है। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परिभ्रमक। परि का मतलब दूसरा, भ्रमक का मतलब चक्कर लगाने वाला। ठीक है, तो जैसे सूर्य है, तो सूर्य एक तारा है। अब इस तारे के जो है चारों तरफ ये घूमते हैं, ये ग्रह घूमते हैं, है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परिभ्रमक बोलते हैं। ठीक, पृथ्वी है ना, जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या है कि ये ग्रह है। अब ये अपने लिए जितनी भी प्रकाश और ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये सूर्य से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और पृथ्वी को अगर बहुत दूरी से देखा जाए, जैसे चंद्रमा से अगर पृथ्वी को देखा जाए, तो जैसे चंद्रमा को हम देखते हैं रात में, पृथ्वी से तो चमकता हुआ दिखाई देता है, ऐसे चंद्रमा पर जाकर के जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी भी क्या है, वो चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो आसमान में एक और चीज दिखती है जिसको हम क्या बोलते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, ये धरती का हमारे क्या है, उपग्रह है, ये प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, और ये पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, अब पृथ्वी के जैसे ही और 7 ग्रह हैं कि जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। अब जैसे पृथ्वी के पास चंद्रमा है, ऐसे और भी ग्रह हैं जिनके अपने चंद्रमा हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, सौर परिवार एवं महत्वपूर्ण तथ्य। तो सौर परिवार का क्या मतलब है, तो सौर परिवार का मतलब ये है कि जैसे कोई परिवार है तो उसका कोई मुखिया होता है, तो ऐसे सौर परिवार का जो मुखिया है वो कौन है, सूर्य है, जो अपने परिवार के सभी सदस्यों को बांध कर रखता है। ठीक है ना, तो जो इसमें ग्रह हैं जो इसका परिभ्रमण कर रहे हैं वो इससे बंधे हुए हैं। ठीक है ना, तो वो सारे ग्रह क्या होंगे कि एक सौर के वो परिवार, है ना, मेंबर होंगे, तो वो पूरा एक परिवार को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा, ये ग्रह जो है सूर्य से जो है प्रकाश और ऊष्मा दोनों को रिसीव करते हैं, तो ये कहलाते हैं सौर परिवार। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये पूरा हमारा क्या है, ये सौर परिवार के सदस्य हैं, जिसमें से एक मुखिया है। मुखिया को क्या नाम दिया, सूर्य दिया। ठीक, उसके बगल से जो सबसे पहला ग्रह है इसको हमने क्या बताया है, बुध। फिर बुध के बगल से क्या है, शुक्र। शुक्र के बगल से क्या है, पृथ्वी। तो पृथ्वी अगर देखेंगे तो हमारे सौर मंडल में या सौर परिवार में
तीसरे नंबर पे आता है। सूर्य से दूरी के आधार पर ये तीसरे नंबर पर है। इसके बगल से क्या है? मंगल। मंगल के बगल से क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति के बगल से क्या है? शनि। शनि के बगल से क्या है? यूरेनस। और यूरेनस के बगल से क्या है? नेपच्यून, है ना। तो ये हमारे सौर मंडल के सभी सदस्य हैं, सभी ग्रह हैं। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं कि हर एक ग्रह जो है सूर्य के परिक्रमण करने में कितना समय लगाता है और अपनी धुरी पर या अपने एक्सिस पर वो घूर्णन, अपने एक्सिस पर रोटेट होने में कितना समय लगाता है। तो इसको मैंने यहाँ पे नंबरिंग की है कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नंबरिंग कर दी है। ठीक है, तो सबसे पहले बुध की बात करते हैं। तो बुध जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में टोटल 88 दिन का समय लगाता है। ठीक है ना, टोटल 88 दिन का ये समय लगाता है। और जबकि ये अपने धुरी पर, अपने एक्सिस पर रोटेट होने में ये 59 दिन का समय लगाता है। तो ये थी बुध की बात। अब शुक्र का देखते हैं। तो शुक्र क्या है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 255 दिन का समय लगाता है ना, 255 दिन का समय लगाता है। और अपने एक्सिस पर रोटेट होने के लिए ये 243 दिन का समय लगाता है, 243 डेज। ठीक, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के बारे में आपको पता ही होगा, परिक्रमण करने में 365 दिन लगाता है और अपने एक्सिस पे घूर्णन करने में इसे जो है 1 दिन का पूरा समय लगता है। मंगल की बात करें तो मंगल को देखें तो ये क्या है कि 687 दिन ये लगाता है सूर्य की ओर चक्कर लगाने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में। ठीक, और अपनी धुरी पर जब ये घूमता है तो इसको देखेंगे तो क्या कि पृथ्वी के समान ही है, एक दिन में ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर जाता है पूरा। ठीक है, बृहस्पति ग्रह का देखें तो बृहस्पति का जो है समय जो लगता है वो 11 साल 11 महीना, है ना, लगभग 12 साल। और अपने एक्सिस पर ये रोटेट होने में कितना समय लगाता है? 9 घंटा 56 मिनट, है ना, 9 घंटा 56 मिनट का ये समय लगाता है। ठीक, शनि के बारे में देखें तो शनि का क्या है कि सूर्य की ओर परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीने, है ना, 29 साल 5 महीने का ये समय लगाता है। और अपने एक्सिस पे रोटेट होने में ये 10 घंटा 40 मिनट का समय लगाता है। यूरेनस 7वें नंबर का जो ग्रह है यूरेनस, उसके बारे में देखें तो क्या है, तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में, एक चक्कर पूरा लगाने में ये 84 साल का समय लगाता है, 84 साल। ठीक, और जबकि ये अपने एक्सिस पर रोटेट होता है तो कितना समय लगाता है? 17 घंटे 14 मिनट। और लास्ट का जो नेपच्यून है, नेपच्यून का देखें तो ये टोटल 164 साल, है ना, लगाता है, टोटल 164 साल लगाता है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में। ठीक, और अपने अक्ष पर ये जब घूर्णन करता है एक रोटेशन में 16 घंटे 7 मिनट का समय लगाता है। तो 16 घंटे 7 मिनट का ये समय लगाता है। ठीक, तो इतनी थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जो हमें सौर परिवार के जो सदस्य हैं उनके बारे में देखना था। सौरमंडल, है ना, सौरमंडल को अब विजुलाइज करें तो ऐसा हमें पता चलेगा कि सौरमंडल में एक सूर्य है, 8 ग्रह हैं और कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह, खगोलीय पिंड हैं जैसे। ठीक, तो ये सौरमंडल हो गया। तो ये जो ग्रह हैं सौरमंडल के, ये 8 ग्रह जो है एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर लगाते हैं। अब ये जो रास्ते हैं, ये रास्ते जो है वृत्ताकार ना होकर के कैसे होते हैं? दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। इन्हीं को क्या बोल दिया जाता है? कक्षा बोल दिया जाता है ना, ऑर्बिट बोल दिया जाता है। उस ऑर्बिट में ये रोटेट होते हैं। बुध क्या है? बुध ग्रह हमारा सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। और क्या है कि जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। तो पहले हमारे सौर मंडल में टोटल 9 ग्रह हुआ करते थे। ठीक है,
लेकिन अगस्त 2006 में, है ना, अगस्त 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने, है ना, अपनी पहली बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो जो है हमारे सौर मंडल का अब सदस्य नहीं है ना। तो सौर मंडल से प्लूटो को कब बाहर किया गया? अगस्त 2006 में किया गया। क्योंकि कुछ समय क्या था, कुछ समय पहले, है ना, 2003 में UB313 और एक और खगोलीय पिंड है जिसका नाम क्या है, सीरस, उससे इसकी समानता दिखी और ये क्या थे, ये बौने ग्रह थे। तो इसीलिए प्लूटो को भी इसी बौने ग्रह की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। कब किया गया? अगस्त 2006 में। तो अब हमारे जो है सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? अब 8 ग्रह हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम पृथ्वी के बारे में। तो ये है हमारे सौरमंडल की एकमात्र पृथ्वी, जो डिजिटली हमें ऐसे देखने को मिलता है, और एक्चुअल कैसा है वो मैं इसके बाद अभी दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन कि जैसे क्या है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी किस नंबर पर आता है? ये तीसरे नंबर पर आता है। और आकार में अगर देखें, है ना, इसके साइज के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे सौरमंडल में ये 5वें नंबर पर आता है, यानी कि 5th पोजीशन पर आता है। ठीक, अब क्या है कि डिजिटली हमें ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जो पृथ्वी है वो एक्चुअल में क्या है कि ध्रुवों के पास चपटी है। ठीक है ना, देखते हैं उसको कैसे। ये देखिए, ये इस टाइप से है। ठीक है ना, तो ये क्या है कि ये ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? भू आभ बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? भू आभ या फिर जॉइड। ठीक है ना, इसको जॉइड बोलते हैं। तो क्या है कि किसी भी ग्रह पे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का होना बहुत जरूरी है। तो जैसे पृथ्वी पर देखें तो क्या है कि पृथ्वी ना तो अधिक गर्म होती है और ना ही अधिक ठंडी होती है। यहाँ पानी और वायु दोनों उपस्थित है। और हमारे जीवन में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो उपयोगिता है वो किसकी है? वो ऑक्सीजन की है, जो कि हमारे वातावरण में मौजूद है। इन्हीं सब कारणों की वजह से क्या है कि पृथ्वी को सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह बोला जाता है। ठीक, अब पृथ्वी को अगर अंतरिक्ष से देखा जाए तो पृथ्वी का जो कलर है वो नीला दिखाई देता है। कौन सा कलर दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी की सतह पर 2/3 भाग, पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग क्या है? पानी से ढका हुआ है। वो पानी से ढका हुआ है, तो पानी की वजह से इसका कलर जो है नीला दिखाई देता है। इसी वजह से इसको एक और नाम से बुलाते हैं, नीला ग्रह। अब देखते हैं हम चंद्रमा के बारे में। तो इमेज में जैसे आपको दिख रहा है पृथ्वी और चंद्रमा, तो हमारी पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास क्या है? चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो ये चंद्रमा इतना बड़ा क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा में क्या है कि बहुत नजदीक है, तो इसलिए बहुत बड़ा दिखाई देता है। ठीक, अब देखें तो इसमें क्या है कि पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? वो है 3,84,400 किलोमीटर। तो चंद्रमा क्या है? ये भी जो है परिक्रमा करती है, किसकी? धरती की करती है। तो चंद्रमा को धरती का एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 27 दिन लगता है, और इतना ही दिन लगभग इसको जो है अपने एक्सिस पर रोटेट होने में भी लगता है। तो दिनों में समानता होने की वजह से चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पे यदि जीवन की बात करें तो यहाँ की परिस्थितियां जीवन के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे पाए जाते हैं, और वो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, और ये जो छाया है वो पूर्णिमा के दिन बहुत ही आराम से देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। तो हमारे सौर मंडल में तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त भी असंख्य छोटे ऐसे पिंड हैं कि जो सूर्य के चारों ओर वो भी परिक्रमा करते हैं। ठीक है ना, वो चक्कर लगाते हैं। अब इन पिंडों को क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में, है ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। देखिए इमेज में ये साफ दिख जाएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये पाए जाते हैं। अब वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है कि जो ये एस्टेरॉइड हैं, ग्रह के ही भाग होते हैं कि जो बहुत समय पहले जो है विस्फोट के बाद, है ना, ग्रहों से टूट करके अलग हो गए थे,
और इनकी जो लोकेशन है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ठीक, अब देखते हैं उल्का पिंड के बारे में। ठीक, तो इमेज में जैसे देखें तो क्या है, ये है क्या, ये उल्का पिंड है। ठीक, अब ये उल्का पिंड होते क्या है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े वो उल्का पिंड कहे जाते हैं। और ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कभी कभी कि इनकी प्रवृत्ति होती है पृथ्वी पर गिरने की। तो ऐसी प्रक्रिया में क्या है कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में वायु इस उल्का का विरोध करता है। उस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, घर्षण होता है, और घर्षण होने से क्या होता है कि गर्म हो जाता है और गर्म होकर के वो जलने लगते हैं। ठीक है ना, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि इसमें काफी तेज चमक देखने को मिलती है। ठीक है, और ये प्रकाश भी उतना ही ज्यादा उत्पन्न करते हैं। तो कभी कभी कई ऐसे उल्का पिंड जो है धरती पर मिले हैं कि जो पूर्ण रूप से, मोस्टली देखें तो क्या होता है कि उल्का पिंड मोस्टली हमारे वायुमंडल में ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि जिनका बड़ा साइज होता है तो वो घर्षण करते करते काफी, है ना, हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, और गिरते हैं तो क्या करते हैं, वो गड्ढे बना देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आकाशगंगा के बारे में। तो आपकी स्क्रीन पे जो चीज दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं। तो हमारा जो सौर मंडल है वो किस आकाशगंगा के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, मिल्की वे, है ना, मिल्की वे गैलेक्सी है। अब क्या है कि प्राचीन काल में जो है ना, प्राचीन काल में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी। तो इसी वजह से इसका जो नाम पड़ा वो आकाशगंगा पड़ा। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, आकाशगंगा पड़ गया। ठीक, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। तो इस प्रकार देखेंगे तो ऐसी, है ना, कई आकाशगंगाएं मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण करती। तो इस प्रकार 6 क्लास का चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी हमारा कंप्लीट हुआ। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अक्षांश और देशांतर विषय के साथ। धन्यवाद।